नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जो लगातार क्योंकि अगर मैं 10 साल पहली बात करूं तो इन 10 सालों में भाजपा जितनी राहुल गांधी से डरी, इतने किसी से नहीं डरी। राहुल गांधी का परसेप्शन, अलग अलग परसेप्शन, उसे पप्पू बनाने का, उसे बहुत सारा मोरल डाउन करने का जितना भी प्रयास भाजपा कर सकी, भाजपा ने किया। लेकिन 10 साल बाद, जब राहुल के संघर्ष के बाद में, जब 10 साल बाद 2014 से लेकर 2023 में, 2024 में जब हम छवि देखते हैं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का एक परिपक्व राजनीतिक, एक परिपक्व वक्ता और उनका जो संघर्ष जो देखने को मिलता है आज 10 साल बाद भाजपा को, अगर 2024 लोकसभा चुनाव में अगर किसी नेता है डर है तो एकमात्र राहुल गांधी से डर है। लगातार प्रधानमंत्री से लेकर और भाजपा शासित तमाम मुख्यमंत्री जब किसी रैली में जाते हैं तो राहुल गांधी और उसके और गांधी परिवार पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी से कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। और इस समय जो 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव में जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा का राहुल गांधी से है। 10 साल में सत्ता रहने के बाद मोदी जी जो टोटल फोकस करते हैं, अभी चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, और चाहे देश की उन्नति का मामला हो, वो लगातार कहते हैं कि आज़ादी के बाद में लगभग 40 साल का जो शासन रहा कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा देश को नुकसान पहुंचाया। हालांकि वो तो विपक्ष के लोग हैं, वो कहेंगे, लेकिन ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि गांधी परिवार का देश की, जब देश अंग्रेजों की, जब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, जब गुलाम था, तो जो संघर्ष गांधी परिवार ने किया, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से जो संघर्ष किया, जो लोग आज उन पर आरोप लगाते हैं, हमें लगता है कि इन लोगों का तो आज़ादी में कोई योगदान भी नहीं था। खैर छोड़िए, हम इसकी बात नहीं करते, हम सिर्फ राहुल गांधी की बात करते हैं। चूँकि राहुल गांधी की अगर जहाँ तक बात करें तो राहुल गांधी चूँकि 1970 में उनका जन्म हुआ और 10 साल बाद ही, लगभग वो 15, 16, 17 साल के थे, तब उनके सर से पिता का साया उठ जाता है। और लगातार, हालांकि जब हम उनकी एजुकेशन की बात करते हैं तो दिल्ली में एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई होती है, उसके बाद फिर दून कॉलेज चले जाते हैं, वहाँ से फिर विदेश चले जाते हैं, कैम्ब्रिज, वहाँ से आप जो है ग्रेजुएशन, एमफिल की डिग्री, एमपी की उपाधि लेकर आते हैं। और उसके बाद यहाँ, क्योंकि यहाँ कांग्रेस में काम करना शुरू करते हैं, तो पहली बार अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो 2014 में पहली बार राहुल गांधी उस सीट पर गए जहां उनके पिता की जो परंपरागत सीट थी, अमेठी में जाते हैं। तो जब अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो लोगों में बेहद उत्साह होता है और ऐतिहासिक मतों से वो अमेठी से जीत कर संसद पहुँचते हैं। उसके बाद फिर 2009 का चुनाव होता है, तब भी वो अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतकर संसद पहुँचते हैं। 2024 का जब चुनाव होता है तो तब तक चूँकि बीजेपी मुख्य धारा में वापस आने के लिए लगातार बीजेपी का मूवमेंट चलता है। और जितने भी कांग्रेस की, जो चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे उद्योगों का मामला हो, ऐसे तमाम आरोप लगाकर बीजेपी एक नैरेटिव तैयार करती है। और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। हालांकि 2014 में फिर चुनाव लड़े, वो अमेठी से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जब 2019 का चुनाव आता है तो 2019 में उनके सामने स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ा जाता है और भाजपा शाम दाम दंडभेद पूरी ताकत अमेठी में लगाती है। भाजपा का फोकस था कि राहुल गांधी को अमेठी से हराना है। उनका एक नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, भारत को कांग्रेस मुक्त करना था। हालांकि कांग्रेस विपक्षी पार्टी थी, जिस देश में विपक्ष को नेस्तनाबूद किया जाए तो फिर लगता है कि अगर विपक्ष को नेस्तनाबूद किया जाए, नष्ट किया जाए, विपक्ष को खत्म करने का मतलब है तानाशाही का शासन होना। कहीं ना कहीं ये लुक था कि अगर कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो फिर अगर सत्ता को सब कुछ करना है, लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो हमें लगता है कि सत्ता में भी आनंद नहीं आता। काम तब होता है जब विपक्ष मजबूत होता है। हालांकि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब रही, 2014 से लेकर 2024 तक बहुत खराब स्थिति रही। दोनों, वो बीजेपी ने भारी मैंडेट लिया, देश की जनता ने भारी मैंडेट दिया, और कांग्रेस की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट 2014 में भी रही, 2019 में भी रही। लेकिन 2019 के बाद एकाएक, चूँकि जब राहुल गांधी की हम बात करते हैं
तो गांधी के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस ने भी राहुल गांधी के चेहरे को आगे बढ़ाने के लिए वो 2002 में कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें उन्हें सदस्य बनाया जाता है और करते करते 2017 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाता है। हालांकि 2017 से लेकर 2019 तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लगातार काम करते रहे, लेकिन कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। लगातार अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ राज्यों को छोड़ दें तो तमाम हर स्टेट दर स्टेट कांग्रेस की स्थिति खराब होती गई। वहाँ बीजेपी का वर्चस्व बढ़ता गया, कांग्रेस लगातार हारती गई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन हुआ। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 89 के बाद में आज तक कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आई स्टेट में। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मोरल गिरता गया और वो पार्टी छोड़कर बीजेपी या दूसरे क्षेत्रीय दलों में शामिल होते हैं। लेकिन लगातार संघर्ष, राहुल गांधी के संघर्ष की बात करते हैं तो 2014 में राहुल गांधी का जो चेहरा था वो अलग था। उनकी जो बोलचाल, उनका काम करने का अंदाज जो 2014 में था, जब हम 2024 में उनका अंदाज देखते हैं बातचीत करने का, बोलने का, चलने का, रैली को संबोधित करने का और कौन कौन से मुद्दों पर उन्हें फोकस करना है, उन मुद्दों का लगातार 2024 आते हुए वो सीधे जनता से संवाद करते हैं। वो फल की मंडी में व्यापारियों के पास पहुंच जाते हैं, व्यापारी उसका हालचाल पूछते हैं। जब जाते हैं रास्ते में तो किसानों के पास रुक जाते हैं, किसानों से धान के बारे में पूछते हैं, गन्ने के बारे में पूछते हैं। जब लगातार प्रचार करते हैं तो जो सिंपल नाई की जो शॉप है वहाँ अपनी सेविंग करा लेते हैं। वो जो मजदूर हैं, मजदूरों घर पे चले जाते हैं, उनसे उनके परिवार की स्थिति जानते हैं। तो लगातार ये जो परिवर्तन का दौर है, एकाएक जब छोटे लोगों के पास राहुल गांधी जाते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का मोरल भी बढ़ता है और एक सपोर्ट ही मिलता है गरीब लोगों का, आम लोगों का। उन्हें लगता है कि देश का एक बड़ा नेता उनके घर पे आया और उनका हालचाल पूछा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह राहुल गांधी का फोकस रहा, वो उन तमाम समस्याओं को उठा रहे हैं जो नौजवानों की समस्या हैं, जो बुजुर्गों की समस्या हैं, जो किसानों की समस्या हैं, जो व्यापारियों की समस्या हैं। जब वो दिल्ली में रैली करते हैं चांदनी चौक पे तो व्यापारी को बताते हैं कि जीएसटी में किस तरह व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है विभाग द्वारा, इसके समाधान की बात करते हैं। जब किसानों के बीच जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर अवसर मिलेगा तो किसानों को केसीसी के जो कर्ज है उससे मुक्त किया जाएगा। वो जिस तरह अडानी और अंबानी पर कटाक्ष करते हैं, एक लंबा वो बात करते हैं कि सरकार ने मोटा उनका जो बैंकों का ऋण था उसे माफ़ करने का काम करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं। वो लगातार व्यापारियों को फोकस करते हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं गरीबों के उस पर लगातार फोकस करते हैं। और सबसे बड़ा ये जो बदलाव आया जब हम 2022 का भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, जब राहुल गांधी 23 अगस्त 2020 को दिल्ली में एक रणनीति बनाते हैं कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा करनी है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्हें पैदल जाना है। हालांकि बहुत लंबा था और पूरा प्लान तैयार करता है। तो 7 सितंबर 2022 को वो कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं और जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को लगातार आम लोगों से पैदल चलते हैं, लोगों से मशवरा करते हैं, बात करते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं और तमाम मुद्दों से बात करते हैं। मतलब लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व वो पैदा करते हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में राहुल गांधी चलते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने वो यात्रा जहाँ तक मेरे याद है तो लगभग 2200 किलोमीटर की वो यात्रा थी, जिसमें 150 दिन लगातार वो पैदल चले, जिसमें 12 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य आए। लगातार कन्याकुमारी शुरू हुई और श्रीनगर के लाल चौक में जाके यात्रा समाप्त होती है। जब ये यात्रा चली तो 150 दिन जब वो लगातार चलते हैं तो उनके व्यक्तित्व में निखार आता है। जो उनकी जो बहुत सारे मुद्दे उन्हें नहीं पता थे, जो वो अलग अलग डिफरेंट भाषा के लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के लोगों से बात करते हैं, अलग अलग राज्यों के किसानों की अलग अलग समस्याएं सुनते हैं। कहीं दलहन के किसान हैं, कहीं तिलहन के किसान हैं, कहीं ज्वार बाजरा के किसान हैं, कहीं गन्ना के किसान हैं, कहीं धान के किसान हैं, कहीं कपास के किसान हैं। उन तमाम किसानों की अलग अलग समस्या वो जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से लोगों को बुलाते हैं, पैदल जाते हुए लोगों से मिलते हैं। तो इसके अलावा फिर दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वो बात करते हैं। वो लगातार अपने संबोधन में कहते हैं कि भाई नफरत की जो दुकान है उसे हम बंद करने आए हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं। हालांकि दूसरी यात्रा चुनाव के दौरान जब ये 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से शुरू होती है, क्योंकि मणिपुर से शुरू करने का मकसद भी ये था कि मणिपुर ऐसा राज्य है जहाँ
वो लगातार इस दौरान इस समय हिंसा के दौर से गुजर रहा था और लगातार हिंसा के सत्ताधारी पार्टी पर उसका आरोप भी लग रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने उसको कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया कि वो जो वहाँ मूवमेंट था, लगातार जो वहाँ नरसंहार का मामला चल रहा था, उसमें सरकार पे आरोप लगाया लगा था कि सरकार उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करी। तो जब ये यात्रा 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से शुरू होती है, तो इसमें उसमें साउथ जो जो अपने साउथ के राज्य हैं, जो दक्षिण के राज्य हैं या जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो छोटे-छोटे राज्य हैं, उन तमाम राज्यों में फिर ये न्याय यात्रा शुरू होती है और ये लगभग 6600 किलोमीटर की यात्रा और 63 दिन तक चलती है। यहाँ भी लगातार अलग-अलग वर्गों के लोगों से, अलग-अलग जातियों के लोगों से वो लगातार संपर्क करते हैं, लगातार सबसे बातचीत करते हैं। हालाँकि 2019 में जब वो अमेठी से हार गए थे, तो केरल के वायनाड से वो सांसद बने थे, लगातार सांसद थे। इस बीच में किसी एक प्रकरण को लेके उनकी सदस्यता चली गई थी। सदस्यता को लेके हालाँकि बहुत सारा लगातार न्यायालय ने फिर उस पे अपना डिसीजन दिया और न्यायालय के डिसीजन के बाद में उनकी फिर सदस्यता बहाल होगी। लेकिन राहुल गांधी लगातार धरातल पर काम करते हैं। 63 दिन जिस तरह वो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, जो केंद्र शासित राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उन तमाम राज्यों में घूमते हैं, अलग-अलग लोगों से बात करते हैं और जब वो चुनाव प्रचार में 2024 में चलते हैं, तो उनके व्यक्तित्व को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। अभी बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो गणमान्य लोग हैं, जो जानते हैं, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो ये जानते हैं, इस पे चर्चा ज़रूर करेंगे कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व में पिछले अगर हम 10 साल की बात करें, तो 10 साल में कितना बदलाव राजनीतिक स्तर पर आया, कितना उनके व्यक्तित्व में आया, उन किन-किन मुद्दों पे उन्होंने बहुत फोकस करना सीख लिया और जब वो रैली में होते हैं, तो रैली में किन-किन मुद्दों को लेके वो सत्ता को घेरने का काम करते हैं। तो हम तमाम लोगों से बात कराएँगे, तमाम ज़िम्मेदार लोग हैं, उनका क्या मानना है राहुल गांधी को लेकर। हालाँकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी को खुलकर बोल रहे हैं मंचों से। हालाँकि जो इंडिया अब इस समय 2024 का चुनाव है, आमने-सामने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है। हालाँकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और इस बार राहुल गांधी खुद अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने उनके साथ लगातार रहे कन्हैया केएल शर्मा को उन्होंने अमेठी में उतारा है और इस समय अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, हरियाणा की बात करूँ, चाहे हिमाचल की बात करूँ, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में जिस तरह इंडिया गठबंधन का, क्योंकि इंडिया गठबंधन का चेहरा एक राहुल गांधी है, जिस तरह वो लगातार रैली कर रहे हैं। अगर मैं 2024 के अगर 2 महीने की बात करूँ, एक आंकड़े के अनुसार, तो इसमें लगभग वो 220 रैली राहुल गांधी कर चुके हैं। वो लगातार तमाम राज्यों में दौरा कर रहे हैं और तमाम राज्यों में रैली में उन तमाम विषयों को उठाते हैं। 10 साल पहले जिन मुद्दों को भाजपा उठाती थी, क्योंकि उन मुद्दों में बहुत सारा काम नहीं हुआ, अभी वो तमाम मुद्दे जनता के बीच हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, फिर दूसरा मुद्दा महंगाई का है, किसानों का मुद्दा है, व्यापारी का मुद्दा है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जो तैयार किया गया है, उस मैनिफेस्टो में क्या है आम लोगों के लिए, क्या गरीबों के लिए, क्या किसानों के लिए, क्या छात्रों के लिए, क्या व्यापारियों के लिए, उन तमाम मुद्दों पर लगातार फोकस करते हैं। तो हम गणमान्य लोगों से बात करते हैं कि राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है, 10 साल में कितना बदलाव आया। जब एक बार बीजेपी ने उन्हें पप्पू कहना शुरू कर दिया, परसेप्शन क्रिएट किया गया उनके व्यक्तित्व को लेकर के राहुल गांधी कैसे हैं, और 2014 वाला वो वाला परसेप्शन और वो व्यक्तित्व और 2024 के व्यक्तित्व में क्या अंतर है। हालांकि इस बीच में उन्होंने यात्रा की, और हालांकि यात्रा की जहाँ तक बात है तो देश में इससे पहले कई यात्रा हुई। जब गुलाम भारत था तो महात्मा गांधी की यात्रा की शुरुआत की थी, और जिस तरह महात्मा गांधी ने यात्रा की थी एकदम सादगी भरे क्योंकि सादगी के साथ जब यात्रा शुरू करी तो उन्होंने पूरे देश को बताया कि भाई ब्रिटिश हुकूमत से हमें आज़ादी लेनी है। चूँकि वो यात्रा सफल हुई, इसके बाद हालांकि बहुत सारे नेताओं ने यात्रा की। जब हम चंद्रशेखर सिंह की बात करते हैं बलिया से, वो भी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी एक लंबी यात्रा की थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो भी पैदल गए थे, लगभग 5-6 महीने की यात्रा थी। और कई सारे जब हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा निकाली। तो तमाम जो बड़े नेताओं ने देश में यात्रा निकाली है, तो ये माना जाता है कि जब यात्रा निकली तो यात्राओं का एक मैसेज अलग गया उसका, और जब यात्रा निकली तब तक बदलाव भी देश में हुआ। तो अब देखते हैं कि
जो अब यात्रा जो राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो लगभग 8.5 किलोमीटर 8,500 किलोमीटर जो राहुल गांधी चले हैं पूरे देश में, इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है और राहुल गांधी के बदलाव पर क्या बोलते हैं गणमान्य लोग, हम आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी के व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो उनके व्यक्तित्व में निडरता है, बेबाकी है, ईमानदारी है, कर्मठता है, मेहनत है और मशक्क़त है। राहुल गांधी को फिर से लौटना होगा कांग्रेस की पुरानी नीतियों पर, उन नीतियों पर जिसमें कांग्रेस आखिरी इंसान की बात करती थी, आखिरी भारतवासी की बात करती थी। वो गांधीवादी नीतियाँ, वो नेहरूवादी नीतियाँ कांग्रेस ने परित्याग की और उसका नतीजा भुगत लिया। पूंजीवाद परस्त कांग्रेस दिशाहीन कांग्रेस बन गई। कॉरपोरेट को तरजीह देने वाली और आम इंसान की उपेक्षा करने वाली कांग्रेस को पुनः अपनी उन्हीं नीतियों पर राहुल गांधी को लौटाना होगा, जिसकी राहुल गांधी अक्सर अपनी बातों में चर्चा करते हैं। अमली जामा पहनाना होगा उन बातों को जो बातें राहुल गांधी प्राय किया करते हैं। राहुल गांधी वस्तुतः एक शानदार शख्स हैं, लेकिन उनको एक क्रांतिकारी नेता के रूप में अपने व्यक्तित्व को अभी परिवर्तित करना होगा, तभी जाकर कहीं वो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनेगी जिसके लीडर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान लीडर रहे। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में पश्चिम के एक विचारक रहे हैं प्लेटो। उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, आदर्श राज्य का सिद्धांत और दार्शनिक शासक का सिद्धांत। उसमें वो कहते हैं कि साहब दार्शनिक शासक और आदर्श राजा को ऐसा होना चाहिए कि उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसका अपना कोई परिवार नहीं होना चाहिए, उसके पास जो है अपने कुछ गहने नहीं होना चाहिए, ज़मीन जायदाद नहीं होना चाहिए, उसको सार्वजनिक जगहों पर सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करना चाहिए और सार्वजनिक जगहों पर ही रहना चाहिए। यानी कि राजनीति में जो भ्रष्टाचार है वो परिवार के लिए है, इसको समझते हुए प्लेटो एक थ्योरी देते हैं। वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में अगर हम देखें कि इस सिद्धांत के सबसे अधिक करीबी अगर कोई नेता बैठता है तो वो योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। वो उनका अपना कोई परिवार नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई है, उनके बच्चे नहीं हैं, उनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है, वो आश्रम में रहते हैं, सादा जीवन व्यतीत करते हैं, अपने ऊपर बहुत सुख सुविधाओं का उपभोग वो नहीं करते हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था के रूप में वो थोड़े कठोर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लगता है कि अगर प्लेटो का आदर्श राजा अगर कहीं फिट होता है तो वो योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो आदर्श राजा के कहीं करीब जाकर फिट होती है। इसीलिए जो है मुझे लगता है कि वो एक भारतीय राजनीति का उभरता हुआ चेहरा है। ये बिल्कुल है कि वो हिंदुत्व के लिए एक बड़ा चेहरा है, लेकिन फिर भी उनकी ईमानदारी के लिए भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। 2014 से पहले जो राहुल गांधी का रूप था वो एक एंग्री यंग मैन का रूप था। एंग्री यंग वो रूप दर्शाते थे। वो ऐसे नेता थे जो अपनी ही सरकार होते हुए अपनी सरकार के द्वारा लाया हुआ बिल संसद में गलत लगने पर फाड़ दिया करते थे। वो राहुल गांधी थे। उसी बात का फायदा अन्ना और रामदेव जैसे लोगों के साथ मिलकर भाजपा ने, मोदी जी ने और केजरीवाल जी जैसे लोगों ने उठाया और सत्ता में स्थापित हो गए। उसके बाद राहुल गांधी पर क्या क्या प्रहार नहीं हुए, उन पर व्यक्तिगत क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए। पिछले 10 सालों में 12 सालों में उनकी छवि जितनी बिगाड़ी जा सकती थी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मुख्य मीडिया को खरीद कर उन्होंने राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया। लेकिन राहुल गांधी अपनी सत्ता, कर्तव्यनिष्ठा और अपने कर्तव्य से हटे नहीं, अपनी ईमानदारी पर डटे रहे। उन्होंने व्यक्तिगत प्रहार सब तरह के सहे, पर वो निडर होकर उनका सामना करते रहे और आगे बढ़ते रहे। पिछले 10 सालों में चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, राहुल जी सब पर खुलकर बोले और जो बोले बाद में वो सत्य साबित हुआ। उस समय लोगों ने कहा कि क्या बोल रहे हैं राहुल जी, कैसी बात कर, लेकिन बाद में पता लगा वो सारी बातें सत्य थी। उसके बाद उन्होंने एक भारत यात्रा और भारत न्याय यात्रा निकाली। वो एक ऐसा संदेश था, उनको पूरे देश को समझने का मौका मिला। उन्होंने पूरे देश को समझा, पूरे देश को जाना
हर गांव-गांव से वो पैदल निकले, उनको लोगों का भरपूर प्यार भी मिला। उससे पूरा देश दोबारा से एक सूत्र में पिरो दिया उन्होंने, जिसको कहा जाता है पिरो दिया, वो उन्होंने काम किया। आज 2024 का जो राहुल गांधी है वो एक ऐसा राहुल गांधी है जो पूरी तरह से परिपक्व है, समझदार है, सब तरह के झटके झेले हुए हैं, सारे प्रहार झेले हुए हैं और देश को आगे उन्नति की ओर ले जाने के लिए तैयार, हर समय तैयार है।